बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आज आपकी मुलाकात जो है एक मसीहा से करवा रहा हूं। MS अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल फैसलाबाद। डॉक्टर खुरम अल्ताफ़ शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। आज इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आपका तालीमी कैरियर और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, कैसे मुमकिन हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अभी तारफ़ में बताया, मेरा नाम डॉक्टर खुरम अल्ताफ़ शामी है। फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से पंजाब मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद यहाँ अलाइड हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल, जिसको DH2 हॉस्पिटल कहते हैं, यहाँ मेरी ज़्यादा मोस्टली जॉब रही है। फिर मैंने पहले क्लिनिकल साइड पे था, फिर मैं स्विच ओवर हुआ तो मैं मैनेजमेंट की साइड पे चला गया। मैंने फिर मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया लाहौर से, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से। उसके बाद से मैं मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहा। 6 साल एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड हॉस्पिटल रहा। 20 तक मैं अलाइड हॉस्पिटल का MS था। दिसंबर 2020 में रिटायर होने के बाद मैंने फिर मार्च अप्रैल में अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल एज MS ज्वाइन कर लिया। तो अब मैं तकरीबन 1 साल और 4-5-6 माह से अजीज़ फातिमा का MS हूँ। आपका तालीमी कैरियर और आपकी खिदमात और आपकी जो है सर्विसेज माशाल्लाह काबिल तहसीन है, और हमने देखा भी है कि हॉस्पिटल में आके बड़ा इसमें डिसिप्लिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में जो अजीज़ फातिमा अस्पताल है फैसलाबाद का, बड़ा बेहतरीन अस्पताल में शुमार होता है, तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ आप मरीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं? जी मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल है, ये फैसलाबाद के प्राइवेट क्लिनिक जो हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि हम मोर देन 500 बेडेड ये हॉस्पिटल है और ये टीचिंग हॉस्पिटल टर्शरी केयर में आता है। इसके साथ मेडिकल कॉलेज अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अटैच है। ये जो हमारा हॉस्पिटल है अजीज़ फातिमा का, ये इवन अलाइड से भी पहले का है। इसका आगाज़ जो हुआ था वो 80s में, अगस्त 80 में, उस वक़्त के प्रेसिडेंट जनरल ज़िया-उल हक साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। उस वक़्त से ये फंक्शनल है, लेकिन पहले ये टीचिंग नहीं था। फिर चंद सालों से अब ये जब से मेडिकल कॉलेज बना है, तकरीबन हमारे 7-8 बैच निकल चुके हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो इस वक्त ये है कि जहाँ तक आपने सहूलतों की बात की है, तो सारी जो टर्शरी केयर में जो फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ तकरीबन अवेलेबल हैं। इवन डायग्नोस्टिक साइड पे अगर आप देखें, हमारे पास MRI है, CT स्कैन है, और अब हम फ्लोरोस्कोपी भी लेने जा रहे हैं। उसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और हमारे यहाँ ICU हमारा बहुत अच्छा है और इस्टेब्लिश है। इसके अलावा न्यूरो साइंसिस का शोबा का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। हमारा न्यूरो सर्जरी और न्यूरो मेडिसिन का जो शोबा है, वो शायद आपको पूरे फैसलाबाद में इतना इस्टेब्लिश कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर वन रूफ जो हमारे न्यूरो के पेशेंट आते हैं, जो बेड ऑक्यूपेंसी अगर आप जाके देखेंगे न्यूरो में, तो ये 100% से अबव ही होती है। यहाँ हमारा बहुत रश है, क्योंकि हमारे शहर के रिनाउंड न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन यहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा मेडिसिन के हमारे 2 वार्ड हैं, सर्जरी के 2 वार्ड हैं, गायनी के 2 वार्ड हैं, 2 प्रोफेसर हैं। ENT का वार्ड है, आई का वार्ड है, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारा बड़ा इस्टेब्लिश है, यूरोलॉजी है, डायलिसिस का पूरी सहूलतें हैं, उनकी मशीनें हैं। इसके अलावा हमारा डरमा में बड़ा अच्छा। अब इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो हम करा रहे हैं, CPSP में हमारी रिकग्निशन है। उसमें हमारे सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ENT, एनेस्थीसिया और पीड्स, ये हमारे शोबे। यहाँ हम मुस्तकबिल के कंसल्टेंट डॉक्टर जो हैं, जिन्होंने आगे जाके स्पेशलिस्ट बनना है, उनको भी हम यहाँ तैयार करते हैं। और ये भी मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमारे पास PG ट्रेनिंग भी है। उसके अलावा हमारे अपने जो मेडिकल कॉलेज के हाउस अफसर निकलते हैं, वो 100 के करीब हमारे HO भी यहाँ काम करते हैं। इसलिए ये हर लिहाज से सिर्फ एक अस्पताल ही नहीं, बल्कि टीचिंग अस्पताल है, उससे बढ़ के है। यानी हम सिर्फ मरीजों को ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि हम अगले मुस्तकबिल के डॉक्टर्स भी तैयार करते हैं। कि आपने बताया, और यही हम चाह रहे थे कि आप डिटेल अगर बताएं, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक ये आगाही पहुँचे और फिर अस्पताल से जो है रब्ता कर सकें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको आजकल हमारा मुआशरा जो है फेस कर रहा है? तो आप उसकी वजूहात, इलाज और परहेज़ के बारे में ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हमारे सुनने वालों को
आगाही मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं पिछले चंद सालों से पूरी दुनिया में ही और हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी हम वबाई अमराज का शिकार रहे हैं। पहले यहाँ डेंगू का मर्ज़ आया जिसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस हुआ, उसमें जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया तो वहाँ प्राइवेट वाले भी पीछे नहीं रहे। अब मैं अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊं कि हमारे कोविड के जो हमने अरेंजमेंट की, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के बाद अगर कोई बेस्ट प्राइवेट फैसिलिटी थी तो हमारे यहाँ कोविड की थी। यहाँ आईसीयू की फैसिलिटी थी, हमने कोविड का जो पूरा वार्ड तैयार किया हुआ था और इन आईसीयू की उनको मुकम्मल सूरत देते थे, उनको वहाँ हमारे वेंटिलेटर्स हैं और सारे, और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ आके इवन एडमिट हुए और हमारा अच्छा रिकवरी और रेट बहुत अच्छा था। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र के साथ मैं कहता हूँ कि हमने जब भी कोई ऐसा वबा आई है या बीमारी आई है हमारे मुल्क को फेस करनी पड़ी है, तो हमने शाना बिशाना अपनी कौम के साथ खड़े होकर वो काम किया और उसमें बेलॉस होकर किया। उसमें कोविड में भी हमने पूरी कोशिश की है कि मरीज़ों पे कोई ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और उनका इलाज भी उसी तरह ही हो जाए जैसे सरकारी अस्पतालों का से बेहतर स्टैंडर्ड से ही हो। तो ये एक तो वबाई अमराज का ज़्यादा ख़तरा है जो बीमारियों का आप जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूरो के मरीज़ हैं, ख़ासतौर पर न्यूरो सर्जरी न्यूरो मेडिसिन के, वो ज़्यादा यहाँ आते हैं। फिर उसके अलावा पीड्स का जो शोबा है बच्चों के, वो हमारा यहाँ बहुत रश होता है और ये शुरू से ही बहुत इस्टेब्लिश है। ये पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, पूरा ये इनकी हायरार्की है और हमारे पास बेड्स है। और नर्सरी जो हमारी है उसमें 40 बेड्स की कैपेसिटी, यानी कि 40 बच्चे नर्सरी में हम अकोमोडेट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास वेंट भी अवेलेबल है। तो हमारे पास ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं ना इनसे, इसके अलावा जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, आर्थोपेडिक, वो सारे तो आते ही हैं। लेकिन जो मैं ख़ास तौर पे आपने सवाल किया ना, वो वबाई अमराज का जो है ना, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। अभी भी हमने डेंगू के लिए अपने रूम्स एलोकेट किए हुए हैं और कोविड के लिए भी हमारी जगह खाली है, ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उसके निपटने के लिए हमारा वक्त तैयार है। बहुत शुक्रिया, आपने ये भी बता दिया। हमारे सुनने वाले, जो देखने वाले हैं, जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं आपको, उन तक हमारा ये पैगाम जो है पहुँच जाएगा, बल्कि पहुँच रहा है। तो आप डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती होता है और हमारी कोशिश भी होती है कि मुख्तसर टाइम में तमाम मालूमात जो है हमारे देखने सुनने वालों तक पहुँच जाएँ, तो आप अवामुन्नास को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं? कौन से ऐसे अवामल हैं जिनसे बच के वो अपनी सेहत जो है बरकरार रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं? ये बात आपने की है ना, सबसे पहले जो है ना वो इंसान की अपनी केयर है। डिज़ीज़ का जो है ना, अब जो प्रिवेंटिव साइड की हमारी मेडिसिन है जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, उसमें यही होता है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस दें कि वो इस नौबत तक ना पहुँचें कि बीमारी उनको आन पकड़े। जी। अब उसके लिए जो पब्लिक को आमतौर पे हमारे लोगों में अब ये पता है कि इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदबीरें हैं। लेकिन जब अब कोई मच्छर का सीज़न आता है तो हमने वो एहतियात करनी होती है ताकि हम डेंगू से अवॉइड कर सकें। कोविड के दिनों में भी अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम चले कि किस तरह मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, किस तरह डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने आप को किस तरह बचाना है। बाकी रोज़मर्रा की अगर आप रूटीन में कहें तो खुराक के बारे में लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं ज़ाहिर है उसका ही हमारी सेहत पे इफेक्ट आता है। तो अगर हम कोई ज़्यादा बाज़ार से चीज़ें इस तरह की ज़्यादा ऑयली और घी से तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। हम कोशिश करें कि सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और अपना टेंशन फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें और उसके अलावा सैर को अपनी रूटीन बनाएं। ये जो बेसिक सेहत के असूल हैं जिसको हर बंदा तकरीबन जिसके बारे में जानता है, लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंट करना बाज़ का मुश्किल होता है। ये सारे एक किस्म का ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पे कर रहे हैं और ये इन रिटर्न में आपको हेल्थ की शक्ल में मिलती है। जब आपकी एज जो बढ़ती जाती है तो हर 10 साल के बाद आप पे वो ज़ाहिर है कि एज का एक आता है जो उसके लिमिटेशन होती हैं। लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करते हैं और सेहत के वो बुनियादी असूलों पे अमल करते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है और आपकी जो है अच्छी सेहत है ना वो भी आपको मिलती है और उससे जो है ना आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा जोर बीमारी और उसके इलाज की तरफ है तो हम इस तरफ कम आते हैं। तो इसमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपका चैनल जिस तरह है मदावा, इसका नाम ही बड़ा अच्छा है और बड़ा मुझे इसका नाम भी पसंद आया। थैंक यू। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, यानी आप क्यूरेटिव बात भी करें तो प्रिवेंटिव साइड पे भी लोगों को बताएं
اور یہ اویئرنیس کے پروگرام اس طرح کے چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیماری کی نوبت ہی نہ آئے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے، جیسے شوگر ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے یا دوسری ڈیزیز ہیں، تو ہمارے عوام الناس میں نے دیکھا ہے کہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے بیماری جھیلتے رہتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بیماری کا علاج کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے ہاسپٹل کا ویو بھی دکھائیں گے کہ کیسے جناب یہاں سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اور یہ جو موضوع ہے یہ بھی بہت طویل ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی وقت کی کمی کے باعث ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی چلیں جی، ہمارے ساتھ اس وقت ہم آپ کو عزیز فاطمہ ہاسپٹل کی عمارت جو ہے دکھانے جا رہے ہیں۔ جی، یہ جو MRI مشین ہے بڑی ہائی کوالٹی کی، جہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یہ لیبارٹری ہے اور لیبارٹری کے جو اچھے انسٹرومنٹ ہیں، اچھے آلات ہیں، جس سے لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے ایکوریٹ آتا ہے اور پھر آگے ڈاکٹرز کو جو علاج معالجے میں اس سے معاونت ملتی ہے، اس سے نشاندہی ہوتی ہے، مرض کی تشخیص ہوتی ہے۔ یہ ایکس رے ہے، ایکس رے بھی بالکل یعنی کہ ایک ہائی کوالٹی مشین ہے، اس سے بھی مرض کی تشخیص ہوتی ہے، ڈاکٹرز کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور علاج معالجہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے سی ٹی اسکین ہے، میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں سی ٹی اسکین ہے، وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو آج کل کے جدید دور میں ضرورت ہے مرض کی تشخیص کرنے میں، جو معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسے بڑا مستعد عملہ آپ نے دیکھا، اسی طرح جناب یہ دیکھیں، یہ ہمارے ایویژن کا سٹاف ہے، پھر یہ ایمرجنسی کا آپ کو سٹاف دکھا رہا ہوں کہ بڑا مستعد عملہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور ایمرجنسی جو ہے آؤٹ ڈور بھی یہاں فیسلٹی ہے، انڈور بھی ہے، اور یہ اسپتال کی عمارت کا جو آپ ویوز دیکھ رہے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ OPD کا ایک بہت بڑا بلاک ہے جو 2-3 منزلوں پر مشتمل ہے، سب جتنے بھی فلور ہیں ان پہ پیشنٹ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اور سراؤنڈنگ کے لوگ کافی سارے آتے ہیں یہاں اپنے علاج معالجے کے لیے، چونکہ یہاں ہر قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اس لیے جو مریض ہیں سراؤنڈنگ کے بلا جھجک یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈاکٹرز کے نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، پھر ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے کہ کون سا ڈاکٹر کون سی دن یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اور یہاں جو OPD ہے یعنی کہ آؤٹ ڈور پیشنٹ جو ہے وہ ان کو بہت کم معمولی پرچی فیس پر ادویات فراہم کی جاتی ہیں، بلکہ جو مریض ہیں انصاف کارڈ سے متعلقہ یا جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ادویات جو ہے اس فیسلٹی سے پرووائڈ کی جاتی ہیں اور مستحق مریضوں کا علاج فری بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹرز کی جو فلیکس لگی ہوئی ہیں ان کے نام، ٹائم ٹیبل اور جتنے بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں عملہ مستعد ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ڈاکٹر جو ہے اور مستعد عملہ سٹاف جہاں پہ بیٹھا ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ یہ بھی مریض جو ہے ڈاکٹر کے انتظار میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں تو آپ کو پورا ویو نظر آتا ہے۔